हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं डॉक्टर अविनाश आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा की थी, तो उसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हुए हम राष्ट्रीय आय को मापने के जो विभिन्न तरीके होते हैं उन तरीकों या उन विधियों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन, आय और व्यय होते हैं वो आर्थिक क्रियाओं का एक चक्रीय प्रवाह बनाते हैं। अर्थात उत्पादन के माध्यम से आय का सृजन होता है और आय के माध्यम से ही व्यय निर्धारित होता है और व्यय के माध्यम से ही उत्पादन का निर्धारण होता है। इस प्रकार से जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वह एक चक्रीय प्रवाह का रूप ले लेती हैं। तो राष्ट्रीय आय को मापने की तीन विधियां होती हैं, जिसमें कि सबसे पहली विधि होती है जिसको हम मूल्य वृद्धि विधि या उत्पादन विधि कहते हैं। जो दूसरी विधि होती है उसको हम आय विधि या इनकम मेथड कहते हैं और तीसरी विधि को व्यय विधि या एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। तो आइए एक एक करके हम इन तीनों विधियों के बारे में बात करें। तो जो सबसे पहली जो विधि है जिसके माध्यम से राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है वह है मूल्य वृद्धि विधि या उत्पादन विधि, जिसको कि इंग्लिश में हम वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्शन मेथड कहते हैं। तो यह जो विधि होती है, यह विधि एक प्रकार से वस्तुओं व सेवाओं के प्रवाह को मापने की एक रीति होती है, जिसके अंतर्गत जो अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों के सापेक्षिक महत्व की पहचान की जाती है। अर्थात कि कुल उत्पादन में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान कितना है, इस बात का पता किया जाता है। तो यदि हम इसको परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत प्रत्येक उद्यम के उत्पादन में योगदान की गणना करके राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है। तो इस तरीके से हम इस विधि के माध्यम से राष्ट्रीय आय को मेजर करते हैं। तो वैल्यू एडेड मेथड के माध्यम से हम उत्पादन विधि राष्ट्रीय आय को मापने में कौन कौन से चरणों का प्रयोग करेंगे, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो चरण होता है इस विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय को मापने के लिए, तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले जो उत्पादक उद्यम होते हैं उनका पहचान करते हैं और उनका वर्गीकरण करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था को आर्थिक गतिविधियों के आधार पर तीन भागों में बांटा जाता है, जिसमें कि जो पहला क्षेत्र होता है कृषि या प्राथमिक क्षेत्र होता है। इसके अंतर्गत हम कृषि, वन, मछली पालन, पशुपालन इत्यादि आर्थिक गतिविधियों को शामिल करते हैं। दूसरा जो इसका क्षेत्र होता है वह उद्योग या द्वितीयक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि निर्माण उद्योग, बिजली की आपूर्ति इत्यादि को हम शामिल करते हैं। और एक तीसरा जो क्षेत्र होता है अर्थव्यवस्था का, जिसको हम सेवा या तृतीयक क्षेत्र के रूप में जानते हैं, तो जिसके अंतर्गत यातायात, संचार, व्यापार, सार्वजनिक प्रशासन, बैंक व बीमा इत्यादि गतिविधियों को शामिल किया जाता है। तो इस पहले चरण के अंतर्गत हमने देखा कि जो उत्पादक उद्यम हैं उन उद्यमों की पहचान की जाती है और उनका विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत वर्गीकरण किया जाता है। तो अगर हम यह एक पहला चरण बीतने के बाद अर्थात उत्पादक उद्यमों की पहचान व उनके वर्गीकरण के बाद दूसरे चरण में प्रत्येक उद्यम में होने वाले मूल्य वृद्धि की गणना करते हैं। अर्थात प्रत्येक उद्यम और क्षेत्र में जो वैल्यू एडिशन होता है उसकी हम गणना करते हैं। तो थोड़ा सा समझ लें कि वैल्यू एडिशन या मूल्य वृद्धि क्या होती है। तो वैल्यू एडेड या मूल्य वृद्धि का अर्थ यह होता है कि उत्पादन के प्रत्येक चरण में किसी वस्तु के मूल्य में कुल कितने मूल्य की वृद्धि होती है, कुल कितना मूल्य जोड़ा जा रहा है। अर्थात जो कोई भी एक वस्तु का उत्पादन होता है वो विभिन्न चरणों से होकर के गुजरता है। तो उत्पादन की जो प्रत्येक स्टेज है या प्रत्येक स्टेज में कुल कितनी वैल्यू ऐड हो रही है या कुल कितने मूल्य की वृद्धि हो रही है प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक चरण में, उसको ही हम वैल्यू एडेड कहते हैं या वैल्यू एडिशन कहते हैं। उदाहरण के लिए हम यदि समझें तो अगर यदि हम देखें कि मैदा है, मैदे का प्रयोग हम डबल रोटी को बनाने में करते हैं। तो उदाहरण के लिए हम मान लें कि 24 रुपये का मैदा यदि प्रयोग किया जाता है डबल रोटी को बनाने में, तो जो डबल रोटी का मूल्य मान लीजिए अगर 3200 आता है, तो हम यदि मूल्य वृद्धि को अगर मेज़र करते हैं तो मूल्य वृद्धि को मेज़र करने के लिए हम डबल रोटी के कुल मूल्य में जो मैदे का जो मूल्य था, जिसको कि हमने रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया था, उसके मूल्य को यदि हम घटा दें तो हमको मूल्य वृद्धि प्राप्त हो जाती है। अर्थात 24 रुपये का मैदा
यदि 3200 रुपये की डबल रोटी को बनाने में प्रयोग किया जा रहा है, इसका अर्थ यह है कि जो मूल्य वृद्धि हो रही है वह 800 रुपये की हो रही है। इसको हम यदि इक्वेशन देखें कि वैल्यू एडिशन या ग्रॉस वैल्यू एडिशन को कैसे मापते हैं, तो हम देख सकते हैं कि कुल उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, अर्थात जो रॉ मटेरियल्स वगैरह किसी भी उत्पाद को बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसके मूल्य को कुल उत्पादन के मूल्य में यदि घटा दिया जाए तो हमको बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से जो इसका जो इक्वेशन है वह GVA एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। तो एक बार यदि हमको ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस यदि प्राप्त हो जाती है, जिसको कि हम प्रत्येक उद्यम के संदर्भ में उसका आकलन करते हैं, तो यदि हमको GVA एट मार्केट प्राइस प्राप्त हो जाता है तो हम उसको नेट में कन्वर्ट करते हैं, अर्थात ग्रॉस को हम नेट में कन्वर्ट करते हैं। तो हम जानते हैं पिछले क्लासेस में हमने देखा था कि किसी भी मेजरमेंट को हम किसी भी ग्रॉस मेजर को हम नेट मेजर में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो इसके लिए हम जो ग्रॉस मेजरमेंट है उसमें से डिप्रिसिएशन को यदि घटा देते हैं तो हमको नेट वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि को यदि हम प्राप्त करना चाहें तो बाजार मूल्य पर हम जो सकल मूल्य वृद्धि है उसमें से घिसावट व्यय अर्थात GVA एट मार्केट प्राइस में से डिप्रिसिएशन को घटा दें तो हमको बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि या NVA एट मार्केट प्राइस प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस है, तो इस मार्केट प्राइस को हम फैक्टर कॉस्ट में परिवर्तित करते हैं। तो हमने पिछले क्लास में भी इसके बारे में बात किया था कि किसी भी मेज़र को हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, और इसको करने के लिए हम जो मार्केट प्राइस जो होती है, जो मार्केट प्राइस पर जो मेजरमेंट होता है उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम घटा देते हैं। तो इस प्रकार से हम यदि नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट में परिवर्तित करें तो हम इसको प्राप्त करने के लिए नेट वैल्यू एडेड अर्थात शुद्ध मूल्य वृद्धि बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि में जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है उसको हम घटा देते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो NVA एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू NVA एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अर्थात शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, जो अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता या सब्सिडी का अंतर होता है उसको हम घटा देते हैं। तो यह जो NVA एट फैक्टर कॉस्ट है वह साधन लागत के मूल्य को मापता है। तो यदि हमको अगर प्रत्येक उद्यम के या प्रत्येक क्षेत्र में जो NVA है अर्थात शुद्ध मूल्य वृद्धि साधन लागत पर यदि प्राप्त हो जाती है तो हम उस क्षेत्र के जो सभी उद्यम हैं उन सभी उद्यमों का जो NVA है उसको यदि हम जोड़ दें तो हमको NDP एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो जाता है। अर्थात अब अगले चरण में हम क्या करते हैं कि सभी उद्यमों या क्षेत्रों के जो साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि है उसको जोड़ दिया जाता है, जिससे कि हमको साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद अर्थात NDP एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसको ही हम NDP एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। तो NDP एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त करने के बाद चूंकि हमको राष्ट्रीय आय प्राप्त करनी है अर्थात NNP एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त करनी है, तो इस प्रकार से NNP एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त करने के लिए हम NDP एट फैक्टर कॉस्ट में यदि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को जोड़ दें तो हमको नेशनल इनकम प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय या शुद्ध राष्ट्रीय आय जो कि साधन लागत पर हम मापते हैं उसको प्राप्त करने के लिए साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से इस विधि के अंतर्गत हमको राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें विभिन्न क्षेत्रों के सापेक्षिक महत्व को पहचानने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इस विधि के माध्यम से कुल उत्पादन में प्रत्येक क्षेत्र का योगदान कितना है उस योगदान के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। आइए अब दूसरी विधि की बात करते हैं जिसको हम आय विधि या इनकम मेथड के नाम से जानते हैं। तो यह जो विधि है वह राष्ट्रीय आय के वितरण पक्ष को प्रदर्शित करता है। अर्थात आय विधि वह विधि है जो एक लेखा वर्ष में उत्पादन के साधनों जैसे कि श्रम, पूंजी, भूमि व उद्यम को उनकी उत्पादन सेवाओं के बदले में क्रमशः मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ के रूप में किए गए भुगतानों की गणना करके राष्ट्रीय आय की माप की जाती है। क्योंकि आपने प्रथम वर्ष में पढ़ा होगा कि जो उत्पादन के विभिन्न साधन होते हैं तो वह जो साधन उत्पादन की प्रक्रिया में अपना योगदान देते हैं तो सबको
सभी साधनों को एक रिटर्न प्राप्त होता है। वो जो रिटर्न प्राप्त होता है वही उन उत्पादन के साधनों की आय होती है। तो इस प्रकार से आय विधि के अंतर्गत एक लेखा वर्ष में यदि हम जो उत्पादन के विभिन्न साधन हैं उन साधनों की आय को हम जोड़ दें तो हमको राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है। तो आइए अब देखते हैं कि आय विधि के माध्यम से राष्ट्रीय आय को मापने के लिए कौन कौन से कदमों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है उस स्टेप के अंतर्गत हम जैसा कि जो पहला मेथड था उसके अंतर्गत बात कर रहे थे, तो सबसे पहले स्टेप में हम अर्थव्यवस्था को विभिन्न उद्यमों क्षेत्रों की पहचान करते हैं, जैसा कि हमने पहले मेथड के अंतर्गत किया था, और उनका पहचान करके उनका हम वर्गीकरण करते हैं। अब इतना कार्य करने के बाद हम क्या करते हैं कि उन सभी उद्यमों या क्षेत्रों में जो साधन आय है उन साधन आय का वर्गीकरण करते हैं, अर्थात जो उत्पादन के विभिन्न साधन हैं उन साधनों को जो प्राप्त होने वाली आय है उस आय का वर्गीकरण किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि उन आय का जो साधन आय का उनका वर्गीकरण के अंतर्गत हम कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा उसमें जो पार्ट होता है वह कर्मचारियों का पारिश्रमिक होता है, अर्थात कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, जिसके अंतर्गत हम मजदूरी व वेतन को मूल रूप से शामिल करते हैं। इसके अलावा जो अन्य किस्म के रूप में जो साधनों को आय प्राप्त होती है, जैसे कि आवास सुविधा, मुफ्त भोजन व पानी की सुविधा, वाहन सुविधा इत्यादि, इन सभी को हम कर्मचारियों के पारिश्रमिक में शामिल करते हैं। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा अंशदान को भी कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ के अंतर्गत शामिल किया जाता है। साधन आय के वर्गीकरण के अंतर्गत जो इसका दूसरा भाग होता है उसको हम परिचालन अधिशेष कहते हैं या ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं, जिसके अंतर्गत संपत्ति या उद्यमशीलता से आय प्राप्त होती है। तो संपत्ति या उद्यमशीलता से जो आय प्राप्त होती है उसको हम अगर और कैटेगराइज करें तो हम देखते हैं कि उसके अंतर्गत जो भूमिपति होता है, भूमिपति को उत्पादन में अपनी भूमि देने के बदले जो आय प्राप्त होती है जिसको हम लगान कहते हैं, आपने प्रथम वर्ष में पढ़ा होगा, तो भूमिपति को लगान प्राप्त होती है। इसके अलावा जो पूंजीपति है उसको अपनी पूंजी को उत्पादन में समायोजित करने के बदले ब्याज प्राप्त होता है, और जो उद्यमी है, जो एंटरप्रेन्योर है, उसको रिटर्न के रूप में लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा एक तीसरी कैटेगरी होती है जिसको कि हम मिश्रित आय या मिक्स्ड इनकम कहते हैं। तो इसके अंतर यह एक प्रकार की स्वनियोजित आय होती है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो मूल रूप से विकासशील देश होते हैं उसमें बहुत से लोग अपने संसाधनों का, अपने साधनों का प्रयोग अपने माध्यम से उत्पादन करने के लिए करते हैं। इस प्रकार से जो स्वनियोजित आय होती है, उस स्वनियोजित को आय जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से प्राप्त होती है, उस आय को हम आसानी से लगान जैसे हुआ, ब्याज हुआ, मजदूरी हुई या लाभ हुआ, इनमें स्पष्ट रूप से हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ऐसी आय होती है, खासतौर से जो असंगठित क्षेत्र होता है, तो उनमें काम करने वाले लोगों को जो आय प्राप्त होती है उसको हम मिश्रित आय कहते हैं। इसके अंतर्गत कुछ एग्जाम्पल अगर आप देखें, जैसे दुकानदार होते हैं, वकील हुआ, डॉक्टर हुआ, बढ़ई हुआ, कृषक हुए इत्यादि। तो इस प्रकार से यदि इन तीनों प्रकार की आयों को हम जोड़ दें तो हमको शुद्ध घरेलू आय प्राप्त हो जाती है, अर्थात कर्मचारियों को जो पारिश्रमिक मिल रहा है और परिचालन अधिशेष जो मिल रहा है लगान, ब्याज व लाभ के रूप में, और मिश्रित आय को हम जोड़ दें, इन तीनों को यदि जोड़ दें तो हमको शुद्ध घरेलू आय प्राप्त हो जाती है। अब आइए सेकंड स्टेप के बारे में बात करते हैं कि पहले चरण के बाद दूसरे स्टेप में हम कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं इस विधि के अंतर्गत। तो सेकेंड स्टेप में एक उद्योग के सभी उत्पादकों द्वारा भुगतान की गई साधन आय को जोड़ दिया जाता है। अब तक हमने प्रत्येक उद्यम में जो प्राप्त होने वाले जो साधन आय थे उसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब प्रत्येक उद्योग के जो सभी उत्पादक हैं उन सभी उत्पादकों को उन सभी उत्पादकों द्वारा जो भुगतान किया जा रहा है, तो उन साधन आय को हम जोड़ देते हैं और इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था के सभी उद्योगों द्वारा भुगतान की गई आय को जोड़कर शुद्ध घरेलू आय अर्थात नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो जाती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यदि सभी प्रकार की आयों को हम जोड़ते हैं तो हमको NDP अर्थात नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे प्राप्त हो रही है, क्योंकि हम साधन आय को यहाँ पर जोड़ रहे हैं। इस प्रकार से यदि हमको शुद्ध घरेलू आय प्राप्त हो जाती है तो हम इसको आसानी से राष्ट्रीय आय में परिवर्तित कर सकते हैं। तो हम जैसा कि जानते हैं कि किसी भी डोमेस्टिक मेजरमेंट को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से NNP अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट
जिसे कि हम नेशनल इनकम कहते हैं, इसको प्राप्त करने के लिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देते हैं। अर्थात शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को प्राप्त करने के लिए साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को यदि हम जोड़ दें, शुद्ध साधन आय को जोड़ दें, तो हमको राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से इसमें हम विभिन्न चरणों के माध्यम से राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं। इस विधि का महत्व होता है, जैसा कि हमने शुरू में ये बात की थी कि अर्थव्यवस्था में जो राष्ट्रीय आय का जो वितरण है, उस वितरण को ज्ञात करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो विभिन्न वर्ग हैं, विभिन्न वर्गों के अंतर्गत आय का वितरण कैसा है, इसकी माप की जाती है इस विधि के माध्यम से। अब आइए तीसरी विधि की हम बात करते हैं, जिसको हम व्यय विधि या एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। तो इसको हम उपभोग या विनियोग विधि भी कहते हैं, अर्थात कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड भी कहते हैं। तो इसको अगर परिभाषित करें तो हम यह कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत एक लेखा वर्ष में बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद पर किए गए अंतिम व्यय को मापा जाता है। यह अंतिम व्यय बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद के बराबर होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी एक वित्तीय वर्ष में जो बाजार कीमत पर जो जीडीपी है, उस जीडीपी पर अंतिम रूप से कितना व्यय किया जा रहा है, उस व्यय की माप की जाती है। तो हम यह कह सकते हैं जो अंतिम व्यय होगा, तो जो इस प्रकार से जीडीपी पर जो व्यय अंतिम व्यय होगा, वह जो जीडीपी के मूल्य के हमेशा बराबर होगा। तो हम जो अंतिम व्यय के बारे में बात कर रहे हैं, तो अंतिम व्यय को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, तो उसको हम विभिन्न भागों में वर्गीकृत करते हैं अंतिम व्यय को। तो आइए देखते हैं कि अंतिम व्यय को हम कैसे वर्गीकृत करते हैं, उन सब के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। तो अंतिम व्यय को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। इसमें जो पहला जो भाग होता है अंतिम निजी उपभोग व्यय, जिसको कि हम फाइनल प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो इसके अंतर्गत व्यक्तियों या जो परिवारों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर जो व्यय किया जाता है, अर्थात जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है, लोग होते हैं किसी देश के, जो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर जो खर्च करते हैं या व्यय करते हैं, उन व्यय को शामिल किया जाता है। इसको हम सी से डिनोट करते हैं। इसके अलावा एक दूसरे प्रकार का एक्सपेंडिचर होता है जो सरकारों द्वारा किया जाता है, अर्थात सरकारों द्वारा जो वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय किया जाता है, जिसके अंतर्गत सरकारें विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम चलाती हैं। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को वेतन इत्यादि दिया जाता है और अन्य सभी प्रकार के जो विकासात्मक कार्य किए जाते हैं, इन सभी के लिए अर्थात कलेक्टिव वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए सरकारें व्यय करती हैं, जिसको कि हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। इसको कि हम जी से डिनोट करते हैं। इसके अलावा तीसरे प्रकार का जो एक एक्सपेंडिचर होता है, इसको हम सकल घरेलू पूंजी निर्माण कहते हैं, अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल एक्सपेंडिचर या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, जिसको कि हम निवेश भी कहते हैं, सकल घरेलू निवेश भी कहते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत जो निजी उद्यमी होते हैं, वह जो है उत्पादन की प्रक्रिया में कितना निवेश करते हैं या पूंजीगत वस्तुओं पर जो निवेश करते हैं, जैसे मशीन उपकरण इत्यादि हुए, उन पर जो किए जाने वाला निवेश होता है, उसको ही हम सकल घरेलू पूंजी निर्माण कहते हैं और इसको हम आई से डिनोट करते हैं। एक चौथे प्रकार का जो एक्सपेंडिचर होता है, उसको हम शुद्ध निर्यात कहते हैं। अर्थात शुद्ध निर्यात का आशय यह है कि निर्यात और आयात का अंतर, अर्थात एक्सपोर्ट माइनस जो इंपोर्ट होता है, उसको ही हम नेट एक्सपोर्ट या शुद्ध निर्यात कहते हैं। तो यदि हम देखें अगर निर्यात आयात से अधिक है, तो ऐसी दशा में जो शुद्ध निर्यात होगा वह धनात्मक होता है। और दूसरी इसके विपरीत एक होता है, यदि निर्यात आयात से कम है, अर्थात एक्सपोर्ट यदि इंपोर्ट से कम है, तो जो शुद्ध निर्यात होता है वो ऋणात्मक होता है। तो इसको भी फाइनल एक्सपेंडिचर में शामिल किया जाता है, क्योंकि जो आयात होता है वह किसी एक देश के द्वारा किसी विदेशी वस्तु पर जो किया जाने वाला व्यय है, उसी को हम आयात कहते हैं। अर्थात जब किसी देश के नागरिक किसी विदेशी उत्पादकों की वस्तुओं पर जब व्यय करते हैं, तो उसको हम आयात के अंतर्गत किए जाने वाले भुगतान के रूप में देखते हैं। इसके अलावा जो निर्यात होता है, तो निर्यात का आशय है कि जो निर्यात की जाने वाली वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं या सेवाओं पर विदेशी जो नागरिक हैं उनके द्वारा भुगतान किया जाता है। तो इस प्रकार इन दोनों के अंतर को हम शुद्ध निर्यात कहते हैं।
तो यदि इन चारों प्रकार के जो एक्सपेंडिचर हैं या जो व्यय हैं, इन चारों को यदि हम जोड़ दें तो हमको बाजार कीमत पर जीडीपी प्राप्त हो जाती है। अर्थात जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जहाँ पर हम x माइनस एन को x माइनस एम को एक्स एन भी लिख सकते हैं। इस प्रकार जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स एन है, जहाँ पर सी निजी अंतिम उपभोग व्यय अर्थात परिवार के द्वारा या लोगों के द्वारा जो वस्तुओं और सेवाओं पर जो अंतिम जो व्यय किया जाता है उसको हम निजी अंतिम उपभोग व्यय कहते हैं। इसके अलावा जो हमने बात की थी सकल घरेलू पूंजी निर्माण या निवेश की, जो कि निजी उद्यमियों द्वारा किया जाता है, जिसको हम आई से डिनोट कर रहे हैं। जी का अर्थ होता है जो सरकार का जो व्यय होता है अर्थात सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, उसको हम जी से डिनोट करते हैं। और एक्शन का अर्थ हुआ शुद्ध निर्यात अर्थात निर्यात और आयात का अंतर। इस प्रकार से हमको जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्राप्त हो जाती है यदि हम इन चारों प्रकार के जो एक्सपेंडिचर हैं उनको यदि हम जोड़ दें तो। अब हमको जीडीपी यदि प्राप्त हो जाती है तो इसको हम एनडीपी में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रकार से डोमेस्टिक जो मेजर है उसको इस प्रकार से ग्रॉस जो मेजर है उसको नेट में कन्वर्ट करने के लिए हम ग्रॉस मेजर में से डिप्रिसिएशन को घटाते हैं। इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस को प्राप्त करने के लिए हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस या बाजार कीमत पर जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें से हम गिरावट या डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं। इस प्रकार से हमको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्राप्त हो जाता है। अब हम जो मार्केट प्राइस का जो मेजरमेंट है उसको हम फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे। इस प्रकार से एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को प्राप्त करने के लिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम घटा देते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी बात की है, बहुत अच्छे से समझाया है आप लोगों को। तो इस प्रकार से हमको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो जाता है। और लास्टली हम इसी फॉर्मूले से एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को प्राप्त करते हैं। अर्थात एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को प्राप्त करने के लिए एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देते हैं। अर्थात शुद्ध राष्ट्रीय आय, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय उत्पाद को प्राप्त करने के लिए हम साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में जो विदेशों से प्राप्त होने वाली साधन आय है उसको जोड़ दें तो हमको राष्ट्रीय आय या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इन तीनों राष्ट्रीय आय को मापने के लिए 3 विधियां होती हैं और उन तीनों विधियों के माध्यम से हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा था वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्शन मेथड, जिसको कि हम मूल्य वृद्धि विधि या उत्पादन विधि कहते हैं। दूसरा था इनकम मेथड अर्थात आय विधि, और तीसरा था एक्सपेंडिचर मेथड अर्थात व्यय विधि। तो अब आइए देखते हैं कि जो राष्ट्रीय आय के जो तीनों मापक हैं इन तीनों मापकों में मिलान क्या है, या इन तीनों मापनों में मिलान को अब देखते हैं हम। तो राष्ट्रीय आय के जो तीनों मापक हैं ये मूल रूप से एक दूसरे के बराबर होते हैं। अर्थात जो आय विधि के अंतर्गत या वैल्यू एडेड मेथड के अंतर्गत जो राष्ट्रीय आय की वैल्यू आती है वही वैल्यू इनकम मेथड के अंतर्गत भी आएगी, और सेम वही वैल्यू राष्ट्रीय आय की एक्सपेंडिचर मेथड के अंतर्गत भी आएगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है वो सकल राष्ट्रीय आय के बराबर होता है, और सकल राष्ट्रीय आय सकल राष्ट्रीय व्यय के बराबर होता है। अर्थात जीएनपी इज इक्वल टू जीएनआई इज इक्वल टू जीएनई। अगर हम इसको और विस्तार से समझें तो हम जानते हैं जो उत्पाद होता है तो उत्पाद जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है तो उन उत्पादन के माध्यम से ही जो है जो उस उत्पादन में लगे हुए जो उत्पादन के विभिन्न साधन हैं उन साधनों को आय प्राप्त होती है, और उन साधनों को जो आय प्राप्त होती है उन्हीं आय के माध्यम से ही अर्थव्यवस्था में कुल एक्सपेंडिचर को निर्धारित किया जाता है या उसके द्वारा वह एक्सपेंडिचर संचालित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये तीनों जो मेजरमेंट होते हैं तीनों मेजरमेंट एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास ख़त्म होती है। अब अगले क्लास में आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।